मारुति सुजुकी इंडिया का नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सबसे सस्ती कार्स बनाता है जिसमें आपको खूब पेल कर माइलेज मिलता है। मारुति ये बात अच्छे से जानता था कि इंडिया इज अ रिलेटिवली पुअर कंट्री। आफ्टर ऑल 25,000 कमा के अगर आप टॉप 10% में आ जाओ तो फिर कंट्री रिलेटिवली पुअर ही है, जहाँ पर बहुत से मिडिल क्लास लोग हैं जो कार का सपना तो देखते हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे कार ले पाए। और कार को सिर्फ लेना थोड़ी होता है, कार लेने के बाद उसको मेंटेन भी करना होता है, जैसे कि टाइमली सर्विसिंग, रेगुलर इंटरवल्स पे इंजन ऑयल चेंज, टाइम टू टाइम रिपेयर्स और ईयरली इंश्योरेंस। लेकिन ये कॉस्ट तो कभी कभी आती है, पर जो कॉस्ट ऑलमोस्ट रेगुलरली आती है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कार कितना माइलेज देती है। क्योंकि अगर ज्यादा देती है तब तो नो टेंशन, लेकिन अगर कम देती है तब तो टेंशन ही टेंशन। मारुति इंडियन कंज्यूमर्स की इस फ्रूगल मेंटालिटी को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने इस पर कैपिटलाइज किया और मारुति कार्स को माइलेज का एक सिनोनिम बना दिया। उसने सोचा कि अगर इंडिया के ज्यादातर मिडिल क्लास लोग माइलेज से ऑब्सेस्ड हैं तो अपॉर्चुनिटी है, एडवांटेज मिल सकता है। और फिर उसने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाई जिसमें हर जगह बस इसी बात पर फोकस किया गया कि कैसे इंडिया एक माइलेज ऑब्सेस्ड कंट्री है और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही कंपनी है जो इन्हें अच्छा माइलेज दे सकती है और वो है मारुति। उन्होंने इस कैंपेन में जितने भी एड्स बनाए उन सभी एड्स में माइलेज को ही एडवर्टाइज किया गया और इस एड में तो उन्होंने हद ही कर दी। ओए छोटे बस कर यार। पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। Champion. Maruti Suzuki, India's most fuel-efficient cars. एंड टू बी ऑनेस्ट दिस एड कैंपेन डिड वंडर्स फॉर मारुति, क्योंकि इस माइलेज ऑब्सेशन की वजह से बहुत से लोगों ने, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों ने भर भर के मारुति की कार्स ली और देखते ही देखते बस कुछ ही टाइम में मारुति इंडिया का नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर बन गया इन टर्म्स ऑफ कार सेल्स एंड ओवरऑल मार्केट शेयर। क्योंकि बार बार हर साल सबसे ज्यादा कार्स मारुति की ही बिकती हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लोगों को ना सिर्फ सस्ती कार्स मिल रही थी बल्कि उसके साथ साथ घनघोर माइलेज भी मिल रहा था। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा था तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हुई? वेल, प्रॉब्लम ये थी कि जहां बाकी के कार मैन्युफैक्चरर जैसे कि टाटा, महिंद्रा या फिर होंडा एक कंप्लीट कार बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें आपको माइलेज के साथ साथ सेफ्टी और परफॉर्मेंस भी मिलती, वहीं मारुति का बस एक ही मकसद था कि कैसे भी करके ऐसी कार्स बनाई जाएं जिससे अच्छा माइलेज मिले। और इस ऑब्सेशन में अगर उन्हें सेफ्टी जैसी चीजों को इग्नोर करना पड़े तो भी ठीक है। अब मारुति ने ज्यादा माइलेज अचीव करने के चक्कर में ऐसी कार्स बनाई जिनका वेट बेहद कम था और क्योंकि वो ज्यादा हल्की थी तो वो माइलेज भी ज्यादा देती। लेकिन हल्के होने की वजह से मारुति की कार्स बहुत अनसेफ भी थी। तो जिस एड कैंपेन ने मारुति को इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड किंग बनाया, उसी की वजह से उसको प्रॉब्लम्स भी हुई। क्योंकि जहां पहले ज्यादातर लोग इस बारे में बात करते थे कि कितना देती है, वही लोग अब बात करने लगे कि मारुति की कारें तो डब्बा है डब्बा, और अगर कोई इन्हें छू भी ले तो कहो ये पिचक जाए। आज मारुति की रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बहुत से लोग एक ही बात बोलते हैं कि अगर जान प्यारी है तो मारुति की कार मत लेना। आपको YouTube पर न जाने कितनी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर लोगों ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मारुति की कार्स कितनी ज्यादा अनसेफ होती हैं। और कई एक्सीडेंट से ये बात साफ हो चुकी है कि अगर किसी दूसरी कंपनी की कार मारुति की कार से टकराती है तो दूसरी कार को या तो कुछ नहीं होगा या मिनिमम डैमेजेस ही होंगे, लेकिन मारुति कार की हालत एक सिकुड़े हुए फॉइल की तरह हो जाती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे मारुति कार्स इतनी हल्की हो गई? वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां पहले मारुति कार्स में ड्यूरेबल मटेरियल्स यूज होते थे जैसे कि स्टील, अब उनकी जगह प्लास्टिक यूज होने लगा। जी हाँ, आपने सही सुना, मारुति कार्स के कई कंपोनेंट्स में प्लास्टिक यूज होता है, जैसे कि इंजन और फ्यूल टैंक में। जहां पहले ये कंपोनेंट्स पूरी तरह से स्टील से बनते थे, अब ये प्लास्टिक से बनते हैं। अब अगर कंपोनेंट्स में प्लास्टिक होगा तो कार तो हल्की होगी ना। लेकिन क्या मारुति ने सिर्फ ज्यादा माइलेज पाने के लिए प्लास्टिक का यूज किया? वेल, उन्होंने ऐसा 2 रीजन की वजह से किया। पहला, ज्यादा माइलेज के लिए, और दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट के एमिशन नॉर्म्स से कंप्लाई करने के लिए। एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इंडिया में BS6 नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं और इसको अचीव करने के लिए कई ब्रांड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके कार इंजन कम से कम एमिशंस के साथ ऑपरेट कर पाएं। लेकिन मारुति ने एमिशन नॉर्म से कंप्लाई करने के लिए कोई खास पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया। उसने सोचा कि अगर कार हल्की होगी तो इंजन पर कम स्ट्रेस पड़ेगा और एमिशंस भी कम होंगे, साथ में जो ज्यादा माइलेज मिलेगा वो अलग। इसीलिए धीरे धीरे मारुति की कार्स हल्की होना शुरू हो गई और एक आज का टाइम है जहां पर सबसे हल्की कार्स मारुति की ही हैं। लेकिन मैटर सिर्फ कार्स के अनसेफ होने का नहीं है, यहाँ मैटर मारुति की हिपोक्रेसी का भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मारुति की सारी ही कार्स अनसेफ होती हैं।
क्योंकि जो मारुति सुजुकी कार्स जापान में बिकती है उनको जापान एनकैप में 5 स्टार्स मिलते हैं, या जो कार्स यूरोप में बिकती हैं उनको यूरो एनकैप में 3 स्टार्स मिलते हैं। लेकिन जब वही कार्स इंडिया में बिकती हैं तो उनको ग्लोबल एनकैप में 0 स्टार्स मिलते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू इंडिया, मारुति कार्स राम भरोसे ही हैं। अब अगर हम इनकी स्विफ्ट का एग्जांपल ले लें तो फिर वो अपनी फर्स्ट जनरेशन में अप्रॉक्स 1000 kg की थी, लेकिन वो अपनी थर्ड जनरेशन में आते आते 875 kg की हो गई है, यानी ऑलमोस्ट 125 kg हल्की। और ये तब हुआ है जब वो पहले के मुकाबले ज्यादा लंबी और चौड़ी है, और तो और उसमें फीचर्स एज वेल एज एयरबैग्स भी ज्यादा हैं। लेकिन मारुति ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उनकी कार्स इतनी अनसेफ हैं। आज से कुछ साल पहले ग्लोबल एनकैप में मारुति की ऑलमोस्ट सारी कार्स फेल हो गई थी और उनको मोस्टली 0 स्टार्स ही मिले थे। तब ग्लोबल एनकैप के सीईओ ने बोला था कि मारुति को इंडिया के लिए सेफर कार्स बनानी चाहिए, लेकिन मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि वो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और वो ग्लोबल एनकैप के रिजल्ट्स को वैलिड नहीं मानते। एटम देख रहे हो इन भोसड़ी वालों की। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर मारुति की कार्स इतनी ही अनसेफ हैं तो फिर लोग इनकी कार्स को लेते क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मारुति के ज्यादातर कस्टमर्स मिडिल क्लास से होते हैं और कार लेने से पहले वो 2 व्हीलर चला रहे थे, तो जब वो कार लेते हैं तो उन्हें यही लगता है कि ये कार चाहे कितनी भी अनसेफ क्यों ना हो, एक 2 व्हीलर से तो बेटर ही है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप हाईवे पर हो तो बाइक को आप इतना तेज नहीं भगाओगे, लेकिन अक्सर लोग कार को 100 या फिर उससे भी तेज भगाते हैं, और अगर उस स्पीड में एक्सीडेंट हुआ तो आपकी हालत कुचले हुए टमाटर की तरह हो जाएगी। अब बहुत से लोग इसलिए भी मारुति की कार्स लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मारुति एक इंडियन कंपनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मारुति जब शुरू हुई थी इन फरवरी 1981 तब वो एक इंडियन कंपनी थी, लेकिन जब उसका जॉइंट वेंचर हुआ विद सुजुकी तब वो कंपनी सेमी प्राइवेट हो गई। लेकिन जब इंडिया की गवर्नमेंट ने 2007 में अपने सारे शेयर्स बेच दिए तो फिर कंपनी टोटल विदेशी हो गई, एंड एज ऑफ 2024 मारुति का मोर देन 50% जापानीज एंटिटी ओन करती है और बाकी का रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। तो लीगली ये एक जापानीज कंपनी है, ना कि एक इंडियन कंपनी। लेकिन आज मारुति कार्स की जो हालत हुई है इसके लिए सिर्फ वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि वही कार्स जो इंडिया के बाहर मिलती है उसमें एयरबैग्स और सेफ्टी फीचर ज्यादा होते हैं, लेकिन जब वही कार इंडिया में लॉन्च होती है तब उसमें ना तो उतने एयरबैग्स होते हैं और ना ही ढंग के सेफ्टी फीचर्स, जैसा कि हमने पहले बताया था। अब जब गवर्नमेंट ही ऐसी चीजों को अलाउ करेगी तो फिर सेफ्टी पर कौन ही ध्यान देगा? इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद बहुत लंबे टाइम तक इंडिया के पास खुद का एक डेडिकेटेड न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी एनकैप नहीं था, जबकि ऑलमोस्ट हर कंट्री में उनके पास खुद का एनकैप सिस्टम होता है। अब क्योंकि इंडिया के पास खुद का कोई एनकैप सिस्टम नहीं था तो यहाँ के बायर्स सेफ्टी के बारे में इतने अवेयर नहीं थे और ना ही वो सेफ्टी को इतना प्रायोरिटाइज करते थे, और खुद का कोई एनकैप प्रोग्राम ना होने की वजह से इंडिया की कार्स का सेफ्टी असेसमेंट ग्लोबल एनकैप करता था। लेकिन ग्लोबल एनकैप सिर्फ इंडिया की कार्स का असेसमेंट नहीं करता, वो इंडिया के साथ साथ और कंट्रीज का भी असेसमेंट करता है। इसीलिए इंडिया की बहुत सी कार्स ऐसी भी हैं जिन्हें आज तक कभी कोई असेसमेंट मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इंडिया की रोड्स पर अलाउड थी। और तो ग्लोबल एनकैप वाले मारुति की कार्स को ऐसे जरूर करते थे, लेकिन एज यूजुअल उनकी कार्स के स्कोर्स बहुत ही कम आते थे, कभी 1 स्टार तो कभी 0 स्टार। इसीलिए 2020 में मारुति ने डिसाइड किया कि वो अपनी कार्स ग्लोबल एनकैप में भेजेंगे ही नहीं। अब इसे कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक। मारुति ने यह भी कहा कि वो इंडियन गवर्नमेंट की सारी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो फिर ऐसे में कोई थर्ड पार्टी कुछ नहीं बोले तो ही अच्छा है। लेकिन मारुति की बकचोदी अब और नहीं चलेगी कि इंडिया को भी खुद का एनकैप मिल गया है। इंडिया में एनकैप शुरू करने की बात 2014 से हो रही थी, लेकिन फिर 2017 में बात हुई, लेकिन उस टाइम पे भी वो पोस्टपोन हो गया, और फिर उसके भी 6 साल बाद भारत एनकैप फाइनली शुरू हुआ इन अगस्त 2023। और इसके आने के बाद अब जितनी भी कार्स बिकेंगी उनको स्टार रेटिंग्स मिलेंगी बेस्ड ऑन सेफ्टी परफॉर्मेंस टेस्ट, जैसे कि एयरबैग, ABS और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स। इनफैक्ट जितने भी क्रिटिकल सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो सब इंडिया में अब स्टैंडर्ड हो जाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। भारत एनकैप ने ऑफिशियल टेस्टिंग दिसंबर 2023 से शुरू करी थी। कार्स को 5 तरीकों से क्रैश टेस्ट किया जाएगा, फ्रंट से, साइड से और रियर से। इसके साथ साथ पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन और चाइल्ड डमी डायनामिक क्रैश टेस्टिंग भी होगी। वैसे तो इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट है, लेकिन जब बात एक्सीडेंट्स की आती है तो फिर हम उसमें नंबर 1 हैं। तो भारत एनकैप के लॉन्च होने से इंडिया और इंडियंस दोनों को फायदा होगा। ऑल्दो इससे ये भी होगा कि कार्स 10 से 15% ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, लेकिन आई रियली थिंक कि इट्स वर्थ इट, क्योंकि जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या लौड़ा कार चलाओगे। जब भारत एनकैप लॉन्च हुआ था तो बहुत सी कार कंपनीज ने इसको फुल सपोर्ट किया था और ये कमिट भी किया था कि वो अपनी कार्स भेजेंगे। इन ब्रांड्स में मारुति, टाटा और Hyundai जैसे ब्रांड शामिल थे। जब हम इनकी वेबसाइट पर गए तो एज ऑफ नाउ वहां पर सिर्फ 4 कार्स का ही असेसमेंट हुआ है।
और वो चारों की चारों कार्स टाटा की हैं और उन सभी चार्ज को 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं फॉर बोथ अडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स। हम टाटा को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि टाटा की चारों कार्स बहुत सेफ हैं। इनफैक्ट जब टाटा की कार्स को ग्लोबल एनकैप वाले इवेलुएट करते थे तो वहां भी टाटा की कार्स एक्सीलेंट परफॉर्म करती थी, जिससे ये साफ पता चलता है कि टाटा सेफ्टी को कितना प्रायोरिटाइज करता है। भारत एनकैप की वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स अवेलेबल हैं फ्रॉम स्कोर्स टू फोटोज। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है बाय द इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि कार कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जहां पहले इन कंपनीज को ग्लोबल एनकैप से रेटिंग्स लेनी पड़ती थी तो उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती थी, क्योंकि कंपनी को कार्स लंदन भेजनी पड़ती थी, वो भी अपने खर्चे पर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इंडिया में ही टेस्टिंग होगी तो खर्चा पहले के मुकाबले 50 to 75% तक कम होगा। अब हो सकता है कि आपको लगे कि हम टाटा को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाटा की कार्स में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। टाटा की कार्स सेफ तो होती हैं लेकिन परफेक्ट नहीं। फॉर एग्जांपल टाटा की कार्स ज़्यादातर 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती हैं, जबकि मारुति की कार्स में 4 सिलेंडर इंजन होते हैं और 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, उनमें पावर ज़्यादा होती है और वो आवाज़ भी कम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर टाटा अपनी कार्स में 4 सिलेंडर वाले इंजन को यूज़ क्यों नहीं करता? ऐसा इसलिए है क्योंकि टाटा की कार्स सेफ्टी में एकदम धांसू होती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट ज़्यादा होता है। और अगर उनकी कार्स में 4 सिलेंडर वाले इंजन होंगे तो फिर उनको इतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा माइलेज पाने के लिए टाटा अपनी कार्स में 3 सिलेंडर वाले इंजन यूज़ करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टाटा की कार्स परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी हम पर्सनली टाटा को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि पावर और रिफाइनमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सेफ्टी बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सेफ्टी नीचे हुई तो आप ऊपर निकल लोगे। और जहां तक टाटा की कार्स की बात है तो उनकी रिफाइनमेंट और पावर कोई इतनी बुरी भी नहीं होती, और अगर आप एक एवरेज यूजर हो तो आपको कभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि टाटा की सारी ही कार्स में 3 सिलेंडर इंजन आते हैं। उनकी कुछ कार्स ऐसी भी हैं जिनमें 4 सिलेंडर इंजन आते हैं, जैसे कि टाटा हैरियर और टाटा सफारी। तो टाटा में भी 4 सिलेंडर इंजन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस उसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अब आपके सामने सारे पहलू हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइलेज या जिंदगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपने कुछ नया सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।